तो देखिए भाई, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहला सवाल जो है कि पीरियोडिक टेबल को जो है पीरियोडिक टेबल बोलते क्यों? तो पीरियोडिक का मतलब होता है, पीरियोडिक मतलब जो चीज़ रिपीट हो, जैसे पीरियड रिपीट होता है ना, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड, एट पीरियड, फिर नेक्स्ट डे फिर से फर्स्ट पीरियड। तो जो चीज़ रिपीट होती है उसको हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो भी नॉन एलिमेंट्स हैं, जैसे अभी एक 118 नॉन एलिमेंट्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेचुरल एलिमेंट है और कुछ जो है हमारे आर्टिफिशियल एलिमेंट है, जो मैन मेड है, ह्यूमन मेड है। तो ये सारे एलिमेंट्स को जो है एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया गया, इसलिए टेबल बोलते हैं। पीरियोडिक इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो सेम प्रॉपर्टी होती है रिपीट होती है, तो इसलिए जो इसको पीरियोडिक बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल सेम प्रॉपर्टी इज बीइंग रिपीटेड and it is in tabular form, that is why it is known as periodic table. अब पीरियोडिक टेबल की सबसे पहली बात है कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्या ज़रूरत है कि पीरियोडिक टेबल हम बनाएं या फिर उसके बारे में पढ़ें। तो ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्यों, फॉर द सिस्टमेटिक स्टडी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग मॉल में जाते हैं, तो अगर हमें मॉल में मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीदने हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में जाते हैं। अगर हमें जो है चाहिए कि भाई हम लोग क्लोथिंग के सामान चाहिए, तो क्लोथिंग वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसी तरह जो है पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग, जैसे भी पीरियोडिक टेबल आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में जो है आपका मेटल है, फिर उसके बाद बीच में जो भी मेटल है, फिर बाद में जाते तो नॉन मेटल है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, अभी ग्रुप क्या है पीरियड्स के वो थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम एक एलिमेंट की स्टडी करें तो बाकी जो एलिमेंट्स उनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑलमोस्ट एक सेम होती है। या फिर ट्रेंड हम कुछ देखते हैं, ट्रेंड में कैसे कि अगर हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी या फिर घटेगी, या फिर ऊपर से नीचे आएंगे। अगर हम लोग पीरियड में टॉप टू बॉटम, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो साइज बढ़ेगी या घटेगी। तो इन सब के बारे में एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया कि पीरियोडिक टेबल क्या है और पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्या है। ब्रीफ ये डिस्कशन है, ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपने पहले पढ़ के रखा है तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे फ्लो चार्ट बता रहे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, जैसे बोले अर्लियर अटेम्प्ट, मतलब शुरू में जब जो है कभी 36 एलिमेंट थे या फिर जो है आपका 63 एलिमेंट थे, तो लोगों ने क्या किया, किस तरह से जो है पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी, उसकी हिस्ट्री है बेसिकली। इसमें कुछ तो जो है अभी कुछ जो पुराने लॉज थे वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, बट हिस्ट्री है इसलिए सिर्फ पढ़ रहे, अदरवाइज हमें इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। तो सबसे पहला जो नाम आता है डॉबेरिनस ट्रायड रूल। डॉबेरिनस ने क्या बोला कि एलिमेंट्स को जो अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, और उन्होंने तीन तीन का ग्रुप बनाया, और तीन तीन का ग्रुप बनाया, और ये बोला कि और इस ग्रुप को बोला ट्रायड। और ट्रायड का क्या मतलब, ट्रायड की क्या खूबी थी, इसमें जो बीच वाला एलिमेंट था उसका जो मास नंबर बाकी जो दो एलिमेंट है उनके अरिथमेटिक मीन के बराबर था, या फिर आप बोल दे एवरेज था या ऑलमोस्ट एवरेज था, और साथ ही साथ जो इसकी प्रॉपर्टीज भी उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में लाई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है लिथियम, अभी लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 और मास नंबर होता है लिथियम का 7। फिर उसके बाद अगर आप ले लीजिए सोडियम, तो सोडियम का जो है मास नंबर होता है 23 और एटॉमिक नंबर होता है 11। पोटेशियम अगर हम बात करें तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर होता है 39। तो अगर हम पोटेशियम का मास नंबर 39 और लिथियम का मास नंबर 7, 39 प्लस 7 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46। और 46 का अगर हम लोग एवरेज ले लेंगे तो 46 का एवरेज कितना जाएगा 23। तो बेसिकली ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है। बीच वाला कौन था हमारा, सोडियम। तो ये एक ट्रायड बन गया जिसमें बीच वाले एलिमेंट का जो मास है बाकी जो दो एलिमेंट है उनके मास का क्या है, अरिथमेटिक मीन। तो ये था डॉबेरिनस का ट्रायड रूल। यहाँ पे जैसे मास नंबर मैंने बताया इसका कितना 7 है, इसका जो है आपका 23 है और इसका 39 है। तो 39 और प्लस 7 अपॉन 2 क्या, तो कितना आ गया 23। तो इसके बराबर है, तो ये ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन ये लॉ क्या हो गया, बाद में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि ये सब के लिए अप्लीकेबल नहीं था, तो ये लॉ फेल हो गया। फिर दूसरा लॉ आया, नया लॉ, जिसको मैं बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यहाँ पे ऑक्ट का मतलब होता है साइंस में 8, ठीक है। जैसे अक्टूबर, अगर वैसे मंथ, तो ये सब बातें करने की कोई मतलब नहीं है फिलहाल। जैसे ऑक्टेव, ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या इन्होंने क्या बोला, जो भी एलिमेंट थे उनको एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज कर दिया।
एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज किया और बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज एकदम सेम है, जस्ट लाइक द म्यूजिकल नोट। म्यूजिकल नोट में क्या क्या होता है भाई, जैसे अगर हिंदी वाले म्यूजिकल नोट की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में म्यूजिकल नोट में हमारे पास क्या था, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो फिर से सा जो है वापस आता है। तो सा जो है अभी जैसे अगर लिखो अगर मैं इसको, सा रे गा मा, फिर वो पा, फिर धा, फिर वो नी, और फिर यहाँ से वापस से सा। तो ये जो है यहाँ से ये 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8। तो इसीलिए बोला इन्होंने कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एथ एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम रहेगी। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या दिया अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास then the first element and the eighth element has the same properties। बट ये लॉ भी क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि ये सिर्फ जो है कैल्शियम तक एप्लीकेबल था और उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं था। और इसके अलावा जो उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो ये लॉ क्या हो गया, और भी फेल, और ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं था। तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था, तो ये हो गया डॉबेलिनस-स्टायर्ड रूल और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर ये आ गया नेक्स्ट हमारा मेंडल लीव्स। अब मेंडल लीव्स पीरियोडिक टेबल जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बेसिकली वो मेंडल लीव्स पीरियोडिक टेबल से ये डिराइव की गई है और इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं या फिर मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेंडल लीव्स पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और इसीलिए मेंडल लीव्स को जो है बेसिकली इन्हीं को जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मेंडल लीव्स के टाइम पे जो अराउंड 63 नोन एलिमेंट थे, तो इन्होंने 63 नोन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर दिया। अब सिर्फ इतना एटॉमिक मास ही नहीं देखा था इन्होंने, इन्होंने कुछ जो है काम भी किया था। ऐसा नहीं जैसे ऊपर वाले लोग थियरी जो दिए थे, उनसे बेटर इनकी थियरी इसलिए थी क्योंकि इन्होंने क्या किया, जितने भी नॉन एलिमेंट थे उस समय 63 सब की जो है रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ। तो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो लोग बनाते हैं हाइड्राइड, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो लोग बनाते हैं ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं। तो जितने भी हाइड्राइड बने, जितने भी ऑक्साइड बने, सबको देखा, और जो सिमिलर टाइप के हाइड्राइड थे उन सबको एक साथ रख दिया, जो सिमिलर टाइप के ऑक्साइड थे उन सबको एक साथ रखा। तो और साथ ही साथ जो है मास नंबर को भी कंसीडर किया। तो एक पीरियोडिक एक टेबल कंसिस्ट हो गई जिसमें जो है सेम तरह के जो हाइड्राइड थे, जो सेम तरह के ऑक्साइड थे, वो सब लोग एक ही टेबल में या फिर एक ही ग्रुप में आ रहे थे। तो उस बेसिस पे इनकी जो टेबल मिली उसको हम लोग मंडलिस पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अभी मंडलिस पीरियोडिक टेबल में आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, अभी सबसे पहले जो पूछेगा 1 नंबर में पूछेगा अगर, तो पूछेगा मेंडल लीव्स पीरियोडिक लॉ बताइए। तो मेंडल लीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है, तो मेंडल लीव्स के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो थी हमारी मास नंबर। मेंडल लीव्स के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी वो थी एटॉमिक मास, बोल दीजिए मास नंबर की बजाय एटॉमिक मास वाज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एक तो ये पूछ सकता है कि व्हाट वाज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। दूसरा कि डिफाइन मेंडल लीव्स पीरियोडिक लॉ, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो मेंडल लीव्स पीरियोडिक लॉ में क्या बोलता है कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। जितनी भी प्रॉपर्टीज है दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, विच मीन्स दैट इफ वी अरेंज, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, विच मीन्स वाला, इतने में अपना काम चल जाएगा कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर ऑल द प्रॉपर्टीज में चलेगा कि ऑल द प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, विच मीन्स दैट ये लिखना नहीं, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। if we arrange the element according to their atomic mass, then after certain time interval same property will be repeat। तो 1 नंबर में ये पूछ सकता है। उसके अलावा इसके अचीवमेंट्स क्या है, अचीवमेंट पूछ सकता है। अब ये अचीवमेंट क्या था कि जैसे जब मेंडल लीव ने अपना लॉ दिया था तो उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन जब बाद में नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो अकोमोडेट नोबल गैस विच वर डिस्कवर लेटर। तो जब बाद में डिस्कवरी तो मेंडल जो नोबल गैस डिस्कवर हुई, तो नोबल गैस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे पास नोबल गैस में, हीलियम, नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन एंड फिर रेडॉन। ये सारे जो है नोबल गैस के एलिमेंट है। कोड वर्ड ऐसे इसके लिए याद रखने के लिए कि ही नेवर आर्ग्यू करके जीरो, जीरो को हम एक्स की से रख रहे जैसे जीरो ऑफ लिखते हैं, जीरो रन। तो जीरो रन, ही नेवर आर्ग्यू करके जीरो रन। तो ये उसके ये जो कोड वर्ड है। तो जब ये बाद में एलिमेंट ये जो नोबल गैस डिस्कवर हुआ तो उसको लास्ट में जो है मेंडल लीव्स की पीरियोडिक टेबल में लास्ट में रख दिया गया, उससे पीरियोडिक टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक तो ये हो गया इनका अचीवमेंट में। दूसरा कि इन्होंने कुछ गैप छोड़ दिया, जैसे एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह छोड़ दी और बोला कि इसका नाम क्या है भाई, एका एल्यूमिनियम। अब ये एका जो नाम है इन्होंने संस्कृत वर्ड से लिया था, एका मतलब जिसका मतलब होता है वन। ठीक है, एका एल्यूमिनियम दे दिया नाम। उसके अलावा सिलिकॉन के नीचे भी जगह छोड़ दी, उसका नाम दे दिया एका सिलिकॉन। और नाम छोड़ने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इसका कुछ प्रोडक्शन भी किया कि हाँ इसका जो है एटॉमिक मास कितना होगा, इसकी डेंसिटी कितनी होगी,
किस तरह की एक क्लोराइड बनाएगा और किस तरह के जो है ऑक्साइड बनाएगा, ये सब प्रोडक्शन किया इन्होंने। और बाद में ये देखा गया जो इन्होंने प्रोडक्शन किया था, जैसे एटॉमिक मास कितना होगा, जैसे एल्यूमिनियम के नीचे जो है वो गैलियम है, तो गैलियम के एटॉमिक मास जो इन्होंने प्रोडक्शन किया था वो सही था, फिर जो डेंसिटी प्रोडक्शन की थी वो भी ऑलमोस्ट सही थी, तो ये इनके अचीवमेंट में काउंट किया जाता है। फिर अभी लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन ये कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ टू हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन को जो है बेसिकली बोल दीजिए कि हाइड्रोजन एक तरह से क्या है, आवारा एलिमेंट है, इसकी पोजीशन जो डिस्कवर नहीं होगी, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसकी जो प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच करती है। इसके अलावा जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 कौन सा, हेलोजन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, तो ये इन सब इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की इसके साथ भी मैच करती है और इसके साथ भी मैच करती है, तो इसलिए जो है इसका जो है पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। अब इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया था, मास नंबर के बेसिस पर अरेंज किया था। जब मास नंबर के बेसिस पर अरेंज किया था, यहाँ पे दिक्कत एक हो गई। अब क्या दिक्कत होगी, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। अभी हाइड्रोजन के हमें पता है 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से आइसोटोप्स है, 1H1 जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, देन 1H2 जिसको हम ड्यूटीरियम बोलते हैं, एंड 1H3 जिसको हम ट्राइशियम बोलते हैं। अगर मास नंबर के बेसिस पे अरेंज करें तो इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है और इसका मास नंबर 3 है, तो तीनों को जो है अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए। अब अगर हम यही करने बैठ जाते तो जो सिस्टम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में बना था वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। सब कुछ जो है जो सिस्टमैटिक ऑर्डर है तो वो सारा का सारा खराब हो जाता है। तो ये इसकी जो है एक लिमिटेशन थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, अभी कार्बन के भी है, क्लोरीन के भी है, ऑक्सीजन के भी है, तो सबको पूरे को रीअरेंज करना पड़ता, तो यहाँ पे एक दिक्कत ये जाती। फिर उसके बाद रॉन्गली ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। अभी कुछ का जो है, जैसे बोरॉन का जो एटॉमिक मास गलत बताया था और भी कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास गलत बताए थे, तो ये सब क्या इनकी लिमिटेशन में आता है, ये होगी लिमिटेशन। अगर 3 नंबर में पूछेगा तो अचीवमेंट एंड लिमिटेशन पूछेगा विद मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, और अगर 1 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ पूछेगा। अचीवमेंट जितने भी पेपर देखे मैंने अभी तक, अचीवमेंट एंड लिमिटेशन से किसी में पूछा नहीं, ज्यादातर वो 1 नंबर में पूछा आपका मेंडलीफ का और पीरियोडिक लॉ बताइए। फिर बाद में एक नए साइंटिस्ट आए, हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले ने बोला भाई मेंडलीफ साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दिक्कत क्या होगी आपकी आइसोटोप्स में। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो आपका मास नंबर नहीं है। अभी ये क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये सब जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो वो सब अभी उस पर डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। इन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो मास नंबर नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी आपकी एटॉमिक नंबर है। तो इन्होंने जो अभी नया पीरियोडिक लॉ आ गया, फिर जैसे पहले आपके मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था, अभी क्या गया नया पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अभी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलते हैं, किसने दिया था, हेनरी मोजले ने। तो उन्होंने बोला कि ऑल जैसे वहां पे क्या था मेंडलीफ में कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो बस यहाँ पे लास्ट वर्ड चेंज होगा कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर के जो है पीरियोडिक फंक्शन में। तो अब इसमें क्यों ऐसा इन्होंने बोला, क्योंकि जो है जितनी भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, इसलिए जो है इन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। इसलिए इन्होंने बोला कि जो है जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब यहाँ पे ये वाली भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी, जैसे अभी 1H1 और 1H2 और 1S3, और ये जो आइसोटोप्स वाली प्रॉब्लम थी ये रिजॉल्व होगी। अभी मास नंबर भले अलग अलग हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं। उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो सबको पोजीशन क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ये था आपका हेनरी मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अभी हेनरी मोजले वाले में जो है आपसे ये पूछ सकता है कि हाँ भाई हेनरी मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो अभी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो है आपसे पूछ सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने का मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाँ मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है। तो बोल रहा है कि अभी देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, जो 18 वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम पीरियड बोलते हैं। अब जो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड आउटर अब शेल आर प्लेस इन सेम पीरियड, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी ग्रुप में सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। और पोजीशन ऑफ एलिमेंट टेल अस अबाउट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी की जो पोजीशन है, पोजीशन से हमें पता चलता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है, तो उससे हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। ये होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी ट्रेंड्स है, अभी ट्रेंड्स के अलावा भी कुछ और भी चीजें यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम लोग को ये बताना था कि हाँ किसी भी
एटम की पोजीशन क्या है। तो पोजीशन बताने के लिए हमें उसका मतलब पोजीशन बताने में क्या बताना है हमें कि पीरियड नंबर क्या है, उसका ग्रुप नंबर क्या है, और ये दो चीज़ें, उसकी वैलेंसी क्या है, ये तीन चीज़ ज़्यादा पूछता है। अब देखिए सबसे बेटर तो ये होता है कि हमें पीरियोडिक टेबल, अगर या तो अगर आप उसमें आपसे पूछेगा नहीं कैसे निकाला आपने, जैसे मान लो बोल दिया आपसे कि आप जो है सोडियम का जो है बताइए कि सोडियम की पोजीशन क्या है, तो सोडियम जो है कौन से ग्रुप में है कहाँ पे नहीं है, ये हमें बताएं। तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, हमसे जो है जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में, जो हमारी फर्स्ट ग्रुप है जिसको हम अल्कली मेटल भी बोलते हैं, और सेकंड ग्रुप है जिसको हम लोग अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो और उसके अलावा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, तो इन सब के बारे में ज्यादा पूछता है। इसके अलावा और किसी के बारे में, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बहुत ही कम पूछता है। तो अगर हमारे पास, हमारे लिए ज्यादा बेटर क्या होगा कि हम लोग कोड वर्ड याद कर लें, तो कोड वर्ड याद रहेगा तो हम लोग तुरंत पोजीशन बता दें। और अगर कोड वर्ड याद नहीं तो हम लोगों को फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके फिर हम बता पाएंगे कि हाँ जो है ये एलिमेंट्स कहाँ पे एग्जैक्टली पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, उसके बारे में तब हम लोग बता पाएंगे। तो मैं कोड वर्ड भी अभी बाद में बता दूंगा कि कोड वर्ड कैसे याद रखना है। और उसके अलावा जो है अभी ट्रेंड्स की पहले बात कर लेते, जैसे यहाँ पे ट्रेंड बोला है तो पहले अभी ट्रेंड दिखा रहे तो पहले ट्रेंड पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पोजीशन पे आते हैं कि हाँ भाई किसकी पोजीशन कहाँ पे है और कैसे हमें पता करना है, ये अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो पहले आ जाते हैं ट्रेंड पे। अभी सबसे पहला कि एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है, तो पहले एटॉमिक साइज पता होनी चाहिए, एटॉमिक साइज होता क्या। तो अगर जैसे मान लीजिए सोडियम की बात करें, सोडियम का ये देख लेंगे एग्जांपल। अभी सोडियम की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए सोडियम का हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस में क्या आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मान लीजिए शेल नंबर 1 हो गया, और फिर ये शेल नंबर 2 हो गया, और ये शेल नंबर हो गया आपका 3। थोड़ा सा ये शेल नंबर सही नहीं लग रहा है, ये मान लीजिए शेल नंबर 3 हो गया। ये सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। अभी 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 8 और 1। 2 8 1 मतलब फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि हाँ भाई बताओ कि इस एटॉमिक रेडियस क्या है, किस तरह से हम लोग रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस क्या है या फिर एटॉमिक साइज क्या है, तो यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर के इसके बीच की जो डिस्टेंस हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, आपका एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस तो पता चल गया। अब एटॉमिक रेडियस क्या है, लेफ्ट से राइट में जाने पे किसी भी पीरियड में अक्रॉस द पीरियड, जैसे हम लिखे अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड हम लोग कैसे बात करते हैं नॉर्मली एग्जाम में, क्या क्या हमारा ट्रेंड क्या रहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी। तो जैसे अगर हम लोग किसी भी पीरियड है, मान लो हम लोग जैसे भी सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम थर्ड पीरियड में होता है। तो कोई भी एलिमेंट जिस पीरियड में उसमें उतने शेल होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए थर्ड पीरियड में 1 2 3 3 शेल है। तो अगर हम थर्ड पीरियड में, अगर जैसे मैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूँ, थोड़ा सा मैं इसको कवर करके फिर मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा ये सब हटा देता हूँ। जैसे अगर हम लोग पूछे कि थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है भाई आदर्श, थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट। हाँ, थर्ड पीरियड में ना तो हाँ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। ठीक है, तो ये जो है हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। अभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट में अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो ट्रेंड क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अभी सब में थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो सारे के सारे में क्या है, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सॉरी नंबर ऑफ शेल क्या है, सब में 3 ही है, इससे ज़्यादा शेल नहीं। तो जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं ना, जैसे इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 12, इसका एटॉमिक नंबर 13, यहाँ पे आपका 14, यहाँ पे फिर आपका 15, फिर यहाँ पे 16, देन यहाँ पे 17, देन यहाँ पे 18। ठीक है, तो जब लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो दोनों जो है बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। अब इसके बढ़ने से क्या हो रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर शेल में, अभी एटॉमिक साइज क्या बोला मैंने कि न्यूक्लियस से लेकर के, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया था हमने, जैसे यहाँ पे बताया कि भाई ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो है इसमें अलग अलग शेल है। मान लीजिए शेल नंबर 1, यहाँ पे ये शेल नंबर 1 है, फिर ये शेल नंबर 2 है, और यहाँ पे शेल नंबर 3।
तो हर बार क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 8 हो गए। और यहाँ पे साथ ही साथ जो है प्रोटॉन भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इनके इंक्रीज होने से क्या चक्कर पड़ रहा है, यहाँ पे दिक्कत क्या हो जा रही है कि जैसे जैसे ये बढ़ रहे तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो बढ़ता जा रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, खींच रहा है थोड़ा सा, और खींचने से क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइज क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर हम लोग पीरियड में कहाँ पे लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, अभी 10th स्टैंडर्ड तक की बातें हो रही, बाकी उसमें और भी कुछ एक्सेप्शन बोल दो या फिर कुछ रीजन है, वो उसकी हमें बात नहीं करनी 11th स्टैंडर्ड की। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट में जाने पे क्या होगा, साइज क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज होती है। तो ये याद रखना है। एक पहला ट्रेंड हो गया किसका, एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज का ये ट्रेंड हो गया किसमें, पीरियड में। अब अगर हम लोग उसके अलावा हमें बोलेगा कि ग्रुप में बताओ कि ग्रुप में क्या ट्रेंड है, तो ग्रुप में अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में जनरली कंसीडर नहीं करते, उसकी पोजीशन ही फिक्स नहीं। तो अगर फिर भी अगर हाइड्रोजन भी लिख दे तो क्या है, हली, कोड वर्ड क्या है, हलीना, कर और रब से एंड फरियाद। तो ये जो है इसका जो है कोड वर्ड है। अगर इसको हम ध्यान में रखते हुए जाएं, तो अगर हम अभी पीरियड में ग्रुप में क्या पूछता है कि टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है, कि ये साइज बढ़ती है या फिर घटती है। तो अगर हम ग्रुप में जो है टॉप से बॉटम जा रहे हैं, तो जैसे ये फर्स्ट पीरियड में था, फिर ये सेकंड पीरियड में, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, फिर ये सिक्स, और यहाँ पे सेवन। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, शेल नंबर बढ़ रही। और अगर शेल नंबर बढ़े तो हमारा एटॉमिक साइज था क्या, कि जो है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस। तो शेल नंबर बढ़ी तो जो है डिस्टेंस भी बढ़ेगी, डिस्टेंस भी बढ़ेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रुप में टॉप से बॉटम में जाने पे साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। अब जब आप 11th में जाएंगे तो लेंथ लाइट कॉन्ट्रैक्शन और ऐसे कुछ और भी चीज़ें हैं, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमें इसका क्या, उसकी ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया एटॉमिक साइज का। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी कैसे देखते हैं, तो वैलेंसी देखने के लिए मैं अगर आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा अगर एक यहाँ पे जो है शेयर करता हूँ। पीरियोडिक टेबल अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वैलेंसी वगैरह का क्या चक्कर है। जैसे मान लीजिए कि अगर ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट आपको मिल जाए, मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट, सबसे बेहतर क्या होगा कि हम लोग इसको याद रख लें। जितने भी फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट अगर हम याद कर लें तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। फिर कोई भी आंसर देना, वैलेंसी का आंसर देना या फिर साइज का आंसर देना या फिर पोजीशन का आंसर देना, वो हमारे लिए एकदम सिंपल रहेगा अगर हम लोग याद कर लेते। तो अगर नहीं याद कर रहे तो भी उसका अल्टरनेट क्या, वही पता होना चाहिए। अगर याद कर ले तो भाई तब तो अच्छा ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे अभी वैलेंसी की बात करें, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशन, जो भी आउटर मोशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो अगर 1, 2 या 3 या 4 है तो वैलेंसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। उस केस में वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1। जैसे सोडियम, अभी सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देखते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 2, 8 और 1, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कितना है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2, 8 और 2, तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 2 होगी। जैसे एल्यूमिनियम, अभी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो 13 में अगर हम लोग देखेंगे तो 2, 8 एंड 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2, 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4। तो 1, 2, 3, 4 में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा जाए, अभी मान लीजिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है, अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इस केस में जो वैलेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि 5 है, तो 5 के केस में जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 5। अभी 8 माइनस 5 की बात करें तो कितना हो गया, 3। अभी 6 है तो 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2। 7 है तो 8 माइनस 7 कितना हो गया, 1। और 8 है, जैसे नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट में कितने होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में जो वैलेंसी हो जाएगी वो आपकी दैट विल बी 8। तो इस तरह से जो हम लोग वैलेंसी को निकाल सकते हैं कि हाँ वैलेंसी कितनी होगी भाई, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, या फिर उससे अभी 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि 4 के बाद 5 वाच वैलेंसी नहीं होगी, वैलेंसी 1, 2, 3, 4 ये होगी, या फिर जो है आपका फिर से वापस से आ जाओ 3 to 1। अब इसमें ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड देखते हैं।
तो ट्रेंड देखने के लिए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पे आ जाते हैं कि पीरियोडिक टेबल देखते हुए ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जैसे ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल दिखिए, तो ट्रेंड क्या, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे, जैसे आपका यहाँ पे थोड़ा सा जो है बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल दिख नहीं रही, थोड़ा सा ब्लर दिख रही, तो दूसरी पीरियोडिक टेबल देखते हैं भाई। चलो ये वाली पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा सही दिख रही, इसको ऐसे रखते हैं। दूसरी पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं। इसी वाली पीरियोडिक टेबल है। तो अगर हम लोग पूछेंगे ट्रेंड क्या भाई, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो उसमें वैलेंसी क्या होगी। तो जैसे ये ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2, फिर यहाँ पे ग्रुप, अभी इसके बारे में हमसे कम ही पूछता है, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे अभी इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जैसे 13 है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 3, 16 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2, 17 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1, और 18 है तो आपका 0। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या हो गया कि लेफ्ट से राइट जाने पे पहले वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद जो है पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी, लेफ्ट से राइट में जाने पे पहले इंक्रीजेज, देन आफ्टर दैट देन डिक्रीजेस, तो पहले बढ़ेगी फिर उसके बाद घटेगी। अब अगर पूछे ग्रुप में क्या होगा, तो ग्रुप में जो एकदम सिंपल है, ग्रुप में जो है वैलेंसी ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, सबकी वैलेंसी क्या है ऑलमोस्ट सेम रहेगी। मैं 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है अगर हम ग्रुप में नीचे से जा रहे हैं तो सब में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, तो वैलेंसी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी, वैलेंसी में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। अब उसके अलावा फिर से वापस से आ जाते हैं, और क्या बता रखे अभी, तो ये हो गया वैलेंसी का जो है ट्रेंड। फिर उसके बाद मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में फिर से वापस से पीरियोडिक टेबल में आ जाते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर में देखें तो ये जो फर्स्ट एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ये क्या सारे के सारे मेटल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी सारे के सारे क्या मेटल है, और ये भी मेटल है। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये जैसे बोरॉन, देन सिलिकॉन, देन सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, देन आपका एंटीमनी, देन टेलूरियम, कुछ कभी कभी पोलोनियम को भी माना जाता है। ये सारे क्या है, ये आपका मेटेलॉइड्स है, ठीक है, ये मेटेलॉइड्स है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है नॉन मेटल, ये भी क्या नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। तो ट्रेंड क्या हो गया, अगर हम लोग पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड्स में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो क्या ट्रेंड हो गया कि ये नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर मतलब मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। और अगर हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में जैसे अगर हम टॉप से बॉटम में जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। जैसे अगर इस ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ गए तो जो मेटेलिक करेक्टर है MC बोलते हैं शॉर्टकट में, ये क्या होगा इंक्रीज होगा। और अगर हम लोग इधर जा रहे हैं किसमें पीरियड में जा रहे हैं तो यहाँ पे जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मेटेलिक करेक्टर की बात होगी। अब आपको जैसे मान लीजिए जैसे सीजियम है, अगर आप लोग यूट्यूब पे अगर देखेंगे, जैसे सोडियम में हमें पता है कि पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है जल जाता है, लेकिन सीजियम डालेंगे तो जैसे वो उसमें कुछ आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगा कि पानी की जो बॉटल है ना 20 लीटर वाली बिस्लेरी की बॉटल, उसमें डालते हैं सीजियम तो एकदम ब्लास्ट जैसे वो फूट करके निकलता है। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता है। पीरियड में लेफ्ट से राइट में जाने पर आपका मेटेलिक करेक्टर घटेगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। तो ये हो गया आपके मेटेलिक करेक्टर के बारे में। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर, उसी के बारे में वही सेम जो नॉन मेटेलिक करेक्टर और मेटेलिक करेक्टर बता दें। तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर अब जो इसकी जो PDF है ये भाई जैसे अभी आदर्श ने बोला कि ये भी बता देने का भाई कि जो पीरियड इसकी जो है PDF है तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्ट में जो है मैंने पूरा ब्रीफ में सारा चैप्टर बता दिया, अराउंड मेरे ख्याल से 30 या 35 मिनट्स का वीडियो होगा। इसमें अगर आपने पहले बार पढ़ रखा है तो पूरा ब्रीफ रिवीजन हो जाएगा आपका। और अगर आपको कुछ डाउट वाउट है तो भाई आप ये, क्योंकि ये मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, तो आप उसको कमेंट में जो है बता सकते हैं कि कोई भी डाउट वाउट है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।